सभी के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि जिनसे मिल करके ऐसा लगता ही नहीं कि उनके जीवन में किसी भी तरह का अभाव है, किसी भी तरह का चैलेंज है। तो वो वही लोग होते हैं जो लीडर होते हैं। कहते हैं ना, जो लीडर होते हैं वो निडर होते हैं। निडर का मतलब होता है कि उनके जीवन पे किसी भी तरह का चैलेंज या मतलब किसी भी तरह का जो परिस्थिति का असर नहीं होता है। वो परिस्थिति को जीतने वाले लोग होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि आपसी मेलजोल का महत्व क्या है, यानी आपस में व्यवहार बनाना क्यों जरूरी है। मैं व्यवहारिक काबिलियत को मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज्यादा पैसे दूंगा। किसने कहा है? जॉन डी रॉकफेलर ने। हमारी ज्यादातर समस्याएं व्यवसाय से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है वस्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति व्यक्ति ज्ञान, यानी वस्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान, यानी व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद करने में सहूलियत होती है। जी हाँ, कहते हैं ना कि व्यापारिक ज्ञान तो चाहिए लेकिन उससे पहले व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। और जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान आ जाता है ना, जो लोगों को समझना कि लोगों की जरूरत क्या है, किस तरीके से उनसे बात करनी है ना, ये जब सारी चीजें जब हम सीख लेते हैं। अब हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कहीं भी जाते हैं, जब हमारी बात नहीं बनती है तो अक्सर हम कहते हैं कि अपने अपलाइन से अपने सीनियर से कहते हैं कि सर चलिए, मुझे पता है कि आपसे मिलकर के वो व्यक्ति समझ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इसमें निपुणता हासिल कर ली है। और ये निपुणता एक दिन में नहीं आती है, ये भी एक प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस कैसे होती है? हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना सीख रहे हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान बनता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपको पता है कि फील्ड में तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको सब आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, कुछ मतलब तरह तरह के लोग मिलते हैं। जब तरह तरह के लोगों से आप मिलते हैं तो उस मिलने से क्या होता है कि आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, है ना। आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं और फिर आपके पास एक ऐसा मतलब कहते हैं ना, ऐसी काबिलियत आपके अंदर आ जाती है कि आप लोगों को देखते ही, उनसे मिलते ही आप ये भाप जाते हैं कि इंसान किस तरीके का है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? प्रैक्टिस से। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि यहाँ पे सीख रहे हैं और सीख करके जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, जो कहते हैं ना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो तब तक नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगी जब हम फील्ड में जाके लोगों से मिलेंगे। तो ये जब हम फील्ड में बार बार जाते हैं तो हमारा जो है कि व्यक्ति ज्ञान बढ़ जाता है। व्यक्ति ज्ञान यानी लोगों को समझने की ताकत बढ़ जाती है ना। इसके लिए एक पूरा मतलब पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो ये बहुत जरूरी है। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी, उसके ठोस आत्मविश्वास से झलकती है। यानी जो भी इंसान इस तरीके के फील्ड में होता है, मार्केटिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे हर तरीके से हर तरीके के लोगों से मुलाकात होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक इंसान की एक्टिविटी को हम धीरे धीरे समझ लेते हैं और ये यहीं पे ही संभव हो सकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नजरिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुश मिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमारे चेहरे से झलकता है वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी अभिव्यक्ति है। खुश मिजाजी जूतों की चमक या सैलूनों में शरीर की पॉलिश कराने से नहीं पैदा होती है। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्षक हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती है। जिन रिश्तों की बुनियाद चरित्र पर नहीं है बल्कि सिर्फ प्रतिभा और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा कुछ नहीं लाते हैं। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है और व्यक्ति में टिकाऊपन इसी से आता है। जी हाँ, चरित्र हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा करेक्टर होता है ना, उसके बारे में हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। तो वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है ना, लोगों से मिलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, किस तरह का हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी की आलोचना ना करें, सबसे प्यार से मिलें, प्रेम से मिलें, छोटा या बड़ा कोई भी नहीं होता। तो ये सारे हमारे करेक्टर में आता है। आप देखिए कि जो हमारे अप्लायंस होते हैं वो कभी भी ये भेद नहीं करते हैं कि नहीं वो किसी बड़े डायमंड से या स्टार से, वो 5% के लेवल पे भी जाके लोगों से मिलते हैं। तो ये क्या उनसे वो करेक्टर झलकता है कि किस तरह के वो इंसान है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी एक ऐसा इंसान बनना है कि मतलब आपसे मिलने के बाद एक इंसान की मुलाकात खत्म हो जाए, आपसे मिलने के बाद एक इंसान की मुलाकात खत्म हो जाए, यानी इसके जीवन में ये समझ में आ जाए कि आपसे मिलने के बाद मतलब वो उसको लगे कि ऐसे ऐसा इंसान मुझे बनना है, कि मतलब किसी से मिलने के बाद में उस इंसान को ऐसा लगे कि ऐसे इंसान से बार बार मिलना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा जो व्यवहार है वो लोगों से मिलनसार होगा, भावनात्मक तौर पे हम लोगों से जुड़ेंगे और व्यवहारिक तौर पर उनके साथ अपना जो है कि संपर्क स्थापित करेंगे, ये तभी हो सकता है। और इसको करिश्मा कहते हैं ना, कि जब हमारे अपलाइन किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो मतलब सोचता नहीं है, वो जुड़ जाता है ना, वो तैयार हो जाता है। तो उसका मेजर कारण क्या है कि उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व बना लिया है, लोगों से मिलकर के वो सबको समझ पाते हैं, सबको पढ़ पाते हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को जो चाहिए अगर वही परोसोगे तो वो मना नहीं करेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम इस फील्ड में नए होते हैं तो हमें नहीं पता था किसको क्या चाहिए होता है, हम सबको सब एक साथ परोस देते हैं, तो खिचड़ी सी बन जाती है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसको समझिए कि उसको चाहिए क्या। जब आपको ये समझ में आ जाए उसको क्या चाहिए, और जब वही परोसेंगे तो वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। नम्रता सबके साथ रखें मगर नजदीकी बहुत कम के साथ रखें। नम्रता सबके साथ रखें मगर नजदीकी बहुत कम के साथ रखें, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। यानी किसी भी आजकल देखो सब तरह के लोग हैं, और कहते हैं ना कि मतलब इंसान की जो फितरत होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे गुरु, अच्छे संगत, अच्छे माहौल में आने के बाद भी इंसान की जो फितरत होती है बदलती नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि नम्रता सबके साथ में रखें, लेकिन जो है कि नजदीकी नजदीकी जो है बहुत कम लोगों के साथ में रखें, क्योंकि भरोसा अच्छी तरह से पहले परख लिया जाना ये भी बहुत जरूरी है। आजकल फील्ड में ये गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, और हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया, और लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन को तो परखना आसान है, दुश्मन को परखना आसान है, लेकिन अपना कब दुश्मन बन जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो सब तरह के लोग हैं, तो हमें बहुत सोच समझ करके भरोसा भी करना है, बहुत सोच समझ करके जेकी फील्ड में लोगों के साथ मेल जोल करना है। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह है, और उसे दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा है ये बात को। बिल्कुल सही बात है कि सच्ची दोस्ती जो है उस पेड़ की तरह से जिसको सींचना पड़ता है। और किसी ने कहा कि अगर अपनों की परख लेनी है तो बुरे वक्त में आप सब पता चल जाता है। जब आपका समय खराब होता है उस समय जो आपके साथ में होता है वो ही अपना होता है, और जो आपसे दूर होता है इसका मतलब वो आपका अपना नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। जीवन एक गूंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर के चिल्लाने लगा, मैं तुमसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वो फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। मैं पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भाग आया और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर के फिर से चिल्ला कर कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वही आवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जी हाँ, ये बार बार कहा जाता है ये कि जो कहते हैं ना कि जिस गति से हम बॉल को फेंकते हैं उसकी दुगनी गति से वापस आती है। तो कुदरत को जो आप देते हो वही नेचर आपको वापस लौटाता है। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छी चीजों को बांटना शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे शब्द हम बांट सकते हैं, अच्छी सेवाएं हम दे सकते हैं, यानी जो हमारे पास में है जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना हम बेहतर जरूर करें। जीवन एक बुमरेग है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हो तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हो।
जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हो तो आप खुद के लिए और बेहतर बन जाते हो। हमारे हमारे विचार, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा नहीं मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस से ली गई है। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी पेड्रेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई और रहने के खर्च में लगाएंगे। उस महान पियानो पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सही रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वह यह बाकी रकम कमा करके जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का अंत भी दिखने लगा। लेकिन पेडरस्की ने कहा कि नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने यह करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से मैं अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडरस्की जब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडरस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर पेडरस्की। आपको शायद याद नहीं कि मैं कॉलेज में विद्यार्थी या मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। बिल्कुल ये सच्चाई है। कहते हैं कि कभी भी कोई भी सेवा आप किसी को भी देते हो, चाहे वो पैसे से है चाहे वो सेवाओं से है, वो कभी भी आपका जो है व्यर्थ नहीं जाता है। एक बार क्या हुआ, इसी तरीके से एक ट्रू स्टोरी है। मतलब एक बच्चा था जो न्यूज़पेपर बेचा करता था। न्यूज़पेपर बेचा करता था और घर घर जाके न्यूज़पेपर बेचता था। छोटी सी उसकी उम्र थी और बहुत फैमिली में बहुत गरीब परिवार से था और उसके पिता नहीं थे, तो न्यूज़पेपर डाला करता था वो जा करके। एक दिन क्या हुआ, गर्मी का मौसम था और बहुत तेज धूप थी, तो एक घर में न्यूज़पेपर डालने के लिए गया और वो उसका काम था कि न्यूज़पेपर डालता भी था और साथ में रद्दी भी लिया करता था। तो एक घर में गया, उसने न्यूज़पेपर दिया और पूछा कि क्या आपके पास रद्दी है। वो एक महिला थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास रद्दी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जरूरत नहीं है तो रद्दी मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो रद्दी उस बच्चे को दी। तो बच्चा, क्योंकि गर्मी से वो तप रहा था, उसका चेहरा सूखा हुआ था, मुंह भी उसको लग रहा था कि सूखा है, भूखा भी है। तो उस महिला ने कहा कि बेटा तुम बैठो, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तुम बैठो यहाँ पर और कुछ पी खा लो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप मुझे रद्दी दे दीजिए। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। वो बच्चा वहां पे बैठ गया और वो महिला अंदर गई और वो जानती थी कि बच्चा भूखा है, प्यासा है, और वो गई और एक गिलास दूध लेकर के आई और वो एक गिलास दूध उस बच्चे को पकड़ा दिया। उस बच्चे को पकड़ा दिया। उस बच्चे ने पहले तो संकोच किया, फिर क्योंकि वो भूखा था, उतने प्यार से उन्होंने पिलाया तो उस बच्चे ने पी लिया। तो उस बच्चे ने पी लिया और पीने के बाद वो रद्दी लेकर के चला गया और उसके बाद वो कभी दोबारा मिला ही नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। और वो बच्चा चला गया और एक बार क्या हुआ कि महिला जो है कि ओल्ड एज में वो बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया और उनका कैंसर जो है कि मतलब इंडिया के अंदर ठीक नहीं हो पाया, तो उनको फॉरेन भेजा गया और वहां पे एक हॉस्पिटल के अंदर, बहुत महंगा हॉस्पिटल था, जहाँ पे उसका उनका इलाज हुआ। और जब वो महिला वहां पे पहुंची तो उनके साथ में कोई भी नहीं था, मतलब उनके परिवार जनों ने सबने छोड़ दिया था और वो अकेले वहां पे पहुंची थी। और जब वो हॉस्पिटलाइज हो रही थी तो मतलब वहां पे देखा गया कि उनके साथ कोई भी नहीं है। तो ये हुआ कि भाई महिला अकेली है, आखिर इसका जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन का जो खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन उनका ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद में उन्होंने देखा कि मतलब वो नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई थोड़ा सा। तो उन्होंने महसूस किया कि मतलब मैं ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन अब जो है कि मेरा जो खर्चा है, जो मेरा पैसा यहाँ पे, मतलब 10 दिन 15 दिन जो भी मैं रही हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे वो मैं पे कैसे करूंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। और ये सब वो सोच ही रही थी। तभी जो है कि उनके पास डॉक्टर का बिल आया लिस्ट वाइज। तो उनसे कहा गया कि तुम इस पे साइन कर दो। और तो उन्होंने कहा कि साइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया, इससे तो मुझे मर जाने दिया होता, क्योंकि मैं तो ये पैसा आपको चुका ही नहीं पाऊंगी, और मैं कैसे क्या करूंगी। तो जो डॉक्टर वहां पे जो साइन कराने के लिए गए थे, वो बोले कि आपको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, और आपका सारा बिल चुका दिया गया है। तो महिला बहुत हैरान हुई, बोले कि मेरा मेरा बिल किसने चुका दिया, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं किसी को पहचानती भी नहीं हूँ, मेरा कोई अपना भी नहीं है, तो मेरा बिल किसने चुका दिया। तो उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे मिलवाएं उस व्यक्ति से, किसने मेरा बिल चुकाया है। तो बाद में एक डॉक्टर निकल करके आए, और एक डॉक्टर ने मतलब बताया कि देखो यही वो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने आपका बिल चुका दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको पहचानती भी नहीं हूँ, फिर आपने इतना बड़ा जो उपकार मेरे ऊपर किया है, ये आपने क्यों किया, और मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये एक गिलास दूध की कीमत है। एक गिलास दूध की कीमत है। वो समझ नहीं पाई, उनको ध्यान नहीं आ रहा था। तब उन्होंने याद दिलाया कि आप याद कीजिए कि बचपन में मतलब एक छोटी सी उम्र का बच्चा जो है आपके पास अखबार देने के लिए गया था, और आपने उसको कुछ रद्दी दिए थे, और उस समय आपने जो है कि उस भूखे प्यासे बच्चे को एक गिलास दूध पिलाया था। और उस महिला को जब वो ध्यान पीछे की तरफ लेकर के जाती है, उसको ध्यान आता है, तो वो बताता है कि वो कोई और बच्चा नहीं है, वो बच्चा मैं ही हूँ। तो मैं पढ़ लिख करके मैं डॉक्टर बन गया, और यह मेरी प्रैक्टिस चल रही है। और जब मैंने आपको यहाँ पे देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि उस एक गिलास जो दूध की कीमत चुकाने का वक्त है, वो आ चुका है। तो एक गिलास दूध की कीमत कई मतलब $1000 में उस बच्चे ने अदा की। तो कहते हैं ना कि जो आप देते हो, कुदरत उसको मल्टीप्लाई करके देती है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमेशा अच्छा देने की कोशिश कीजिए, वो चाहे शब्दों से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सेवाएं से हो। तो इस तरीके से है जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए, तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, ये प्रकृति का बुनियाद नियम है। और ये अच्छा और बुरा दोनों पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करते हैं तो उसी का ही रिजल्ट मिलता है, हम बुरा भी करते हैं, यानी जो हम करते हैं ये हमारे कर्म का ही रिजल्ट होता है। जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव जो भी होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने कर्म है वो हमें बना करके रखने चाहिए। बहुत सोच समझ करके कोई भी काम करने से पहले सोचना और समझना चाहिए। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है, और अच्छे और बुरे दोनों कर्म का मिलता है। वह कौन सी वजह है जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती है। इसमें इनमें से ज्यादातर वजहों के मायने साफ हैं, और इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। खुदगर्जी, जब हम सेल्फिश हो जाते हैं, खुदगर्जी, तहजीब की कमी होती है, लापरवाह व्यवहार होता है हमारा, वादों को पूरा ना करना, रूखा व्यवहार होता है, सच्चाई और ईमानदारी की कमी होती है, स्वार्थी रवैया होता है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। अक्खड़पना, अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसका हमेशा ज्ञानी बना रहना तय है। अहंकार, कुदरती, क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती है, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। कहते हैं ना, ये वो जमीन है जहाँ पे अगर आप अच्छे बीजों को नहीं डालेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस खेत की तरह से हो जाएंगे, जहाँ पे अगर किसान उस खेत को तैयार करके बीजों को नहीं उपजाएगा, एक अच्छी फसल की तैयारी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं खेतों के अंदर खरपतवार, घास फूस, ऐसी चीजें तैयार हो जाती है जिनका की जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो उसी तरीके से ये हमारे माइंड होते हैं। अगर इस माइंड के अंदर हम अच्छे विचार नहीं डालेंगे, अच्छी सोच इसमें नहीं पैदा करेंगे, तो इसमें खरपतवार यानी ऐसी चीजें इसमें उपज जाएंगे, नेगेटिव विचार, है ना, ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक अपने आप में आ जाएंगी। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छे गुरु, अच्छी संगत, अच्छी आदत, ये हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमारे गुरु अच्छे होंगे। यानी जैसे हमारे 4 लोग होंगे, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे संगत और हैबिट बनती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में जो है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो होती है ये खतरनाक होती है, और इसको अपने जीवन से जितनी जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए। जॉन
जॉन ने डिग हाकी जॉन जॉन ने डिग हाकी मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा हुआ ही होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। ये जॉन ने डिग हाकी कि मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है, और उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। नकारात्मक नजरिया, बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी, उतावलापन, क्रोध, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तिकड़मी व्यवहार, सामना करने की हिम्मत ना होना, तुनक मिजाजी, अस्थिरता, सच्चाई को स्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव, उपेक्षा का नजरिया, अपेक्षित उपेक्षित होने की भावना, एहसास नहीं है, यह दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं उतना ही प्यास बढ़ती है। ये सारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारे नेगेटिव थॉट है। यहाँ पे अभी जैसे कहा जॉन ने कि मतलब उसने देखा कि मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि जरूर ऐसा ही होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। तो ये सारे नेगेटिव, यानी जब हम कहते हैं ना कि हम जब अपने आप के बारे में सोचते हैं और हमेशा अपने आप में ही रहते हैं तो दूसरे की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने में इतना बिजी होते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है समझ में नहीं आता। तो ये सारे नेगेटिव थॉट हैं, ये नकारात्मक नजरिया जो अभी हम पढ़ रहे हैं, गुस्सा आ जाना, तुनक मिजाजी, ये हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ऊपर पढ़ा है। ये सारे नेगेटिव विचार हैं और ये इंसान को कहीं ना कहीं उसके कर्म दोष के अंदर आते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ना है और इन सारी चीजों को छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ना है। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं उतना ही प्यास बढ़ती है। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि बुराई और अच्छाई दोनों ही बढ़ती है। तो लालच एक ऐसी चीज है कि जितना हम, अब समुद्र का पानी क्या है, खारा होता है, पहली बात तो उसको पी नहीं सकते हैं, और पिएंगे तो वापस इतना खारा होता है कि उसको पीने के बाद और प्यास बढ़ जाती है। इस सूची में शायद हमारी सारी बातें नहीं है, इसमें हम में से ज्यादातर लोगों से ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमें सारे अवगुण हैं या सारे गुण हैं। हमने कल भी एक प्रैक्टिस, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने की भी होगी, कि कल हमने एक प्रैक्टिस करवाई थी कि आप प्रैक्टिस करना कि आप में कौन सी अच्छी आदतें हैं, है ना, और आप ये भी प्रैक्टिस करना कि आप में कौन सी खराब आदतें हैं, यानी कमियां कितनी हैं और खूबियां कितनी हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने देखा होगा, उनके तो खूबियां बहुत सारी हैं लेकिन कमियां बहुत कम है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इंसान अपनी कमियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और कहते हैं ना, जिस चीज पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में अधिक 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 होती चली जाती है। तो इसीलिए आप अपनी खूबियों पे ध्यान दीजिए। आपकी खूबियां इतनी ज्यादा, मतलब जब उस पर ध्यान देंगे तो इतनी तेजी के साथ वो बढ़ेंगे कि आपकी कमियां ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। तो सेम उसी तरीके से है कि इस सूची में शायद सारी बातें नहीं है जो भी हम पढ़ रहे थे, ये सारी बुराइयां हम में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों में ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं, किसी में एक बात ज्यादा हो सकती है, किसी में एक कम हो सकती है। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर आना है। यानी अपने आप को, अपने कहते हैं ना, इनर वर्ल्ड को पहचानना बहुत जरूरी है। इनर वर्ल्ड अगर आपका अच्छा होता है, इनर वर्ल्ड आपका मतलब क्लीन होता है, तो आउटर वर्ल्ड अपने आप क्लीन हो जाता है। कहते हैं ना कि जैसा नजरिया आपका होता है, किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब आपका थॉट प्रोसेस जैसा है, अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी है उसके अंदर, तो हर हर चीज में जो है कि वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, एक मौका ढूंढता है वो। एक बार क्या हुआ कि मतलब जो है कि एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, और एक एग्जीबिशन मतलब लगी हुई थी, तो वहां पे मतलब एक अलग अलग जो है कि जितने भी कलाकार थे उनकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो सारी पेंटिंग तो समझ में लोगों को आ रही थी, लेकिन एक पेंटिंग जो थी वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब बनाने वाले ने बनाया क्या है। और सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि जो चीज अजीब लगती है तो कहीं ना कहीं वो भी माइंड में क्लिक करती है। तो सारी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, लोग देखने लगे कि इस पेंटिंग में क्या कलाकार बताना चाहता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इस पेंटिंग को देखने के बाद में। तो वहां पे बुलाया गया कि भाई इस पेंटिंग को डिफाइन कीजिए कि ये आखिर पेंटिंग बनी क्या है, क्या इसमें क्या सार है इसका। तो जो कलाकार थे जिन्होंने उसको तैयार किया था, वो उनको बुलाया गया।
जब वो बुलाया गया तो लोगों ने पूछा कि भाई ये पेंटिंग क्या सोच समझ करके बनाए हो, ये मतलब इसमें कुछ ना सिर है ना पैर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इसका। तो उन्होंने डिफाइन करना शुरू किया। उन्होंने पेंटिंग के बारे में बताया। पेंटिंग कुछ इस तरीके से थी कि मतलब एक काली सी शक्ल बनाई गई थी, एक काली सी शक्ल बनाई गई थी, शक्ल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके आगे बहुत सारे बाल गिरे हुए थे, यानी उसके बाल आगे की तरफ गिरे हुए थे, और उसके जो है कि पैर नहीं थे, पंख थे उसके। तो उन्होंने बताया कि साहब ये पेंटिंग जो है ये आप, उन्होंने सबने बताया कि भाई ये ना तो पुरुष में दिखाई दे रही है ना महिला में दिखाई दे रही है, चेहरा क्योंकि दिख ही नहीं रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का है कि लड़की है, आदमी की औरत है। और इसके आगे ये बाल ढके हुए हैं और इसके पैर नहीं है, ये पंख है, तो ये चिड़िया चंगुर भी नहीं है, तो क्या है ये। तो उन्होंने कहा जी ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। बोले अपॉर्चुनिटी, बोले हाँ अपॉर्चुनिटी है ये। बोले अपॉर्चुनिटी मतलब, बोले देखिए जब भी हमारे जीवन में मौका आता है तो क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई भी मौका आता है तो क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, पहचान तो नहीं पाते। तो बोले कि ये उसको डिफाइन किया गया कि जब भी आपके जीवन में मौका आएगा आप उसको पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि मौका इसी तरीके से आता है, वो पहले समझ में ही नहीं आता है, उसका चेहरा इसी तरीके से होता है। क्योंकि हर एक इंसान को अगर मौका समझ में आ जाए तो हर एक इंसान मौके का फायदा नहीं उठा सकता है। तो ये जो दिखाया गया पेंटिंग के अंदर है कि मौका हमारे जीवन में आता है और बहुत अच्छे अच्छे मौके आते हैं, लेकिन हम क्या है, सही मौके को पहचान नहीं पाते हैं। और जब हम मौके को पहचान नहीं पाते हैं तो मौका जिस रूप में आता है, अगर उस मौके को हम पहचानते हैं तो वो उड़ करके बिना पाँव, पाँव से तो हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन वो पंख उसके होते हैं और वो उड़ करके हमारे जीवन से वापस चला जाता है। तो उसी तरीके से इस जीवन के अंदर भी मौके सबके जीवन में आते हैं। अगर हम बात करें, कहते हैं ना वेस्टीज सभी के लिए बना है, पर सब लोग वेस्टीज के लिए नहीं बने। तो वही लोग होते हैं कि उनके जीवन में मौका तो आया, वेस्टीज तो आया, लेकिन वो वेस्टीज को सही तरीके से पहचान नहीं पाए। और पहचानने के लिए कहते हैं ना माहौल की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग माहौल में आना पसंद नहीं करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशन में आना पसंद नहीं करते हैं। अपलाइन का साथ उनको लगता है कि जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। और ये स्टार्टिंग दौर में सभी के साथ होता था, हमारे साथ भी होता था, लेकिन कहते हैं बार बार किसी भी काम को किया जाता है। और यहाँ पे फॉलोअप बहुत जरूरी है। बार बार जब फॉलोअप होता है, बार बार फॉलोअप होता है, तो एक दिन वो मौका भी समझ में आता है, वो सारी चीजें भी समझ में आती हैं। तो अहंकार और गर्व में अंतर, जी हाँ, फर्क क्या है दोनों के अंदर, ईगो और प्राइड। यानी एक होता है अपने अहंकार और दूसरा होता है कि गर्व। अहंकार सभी रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है, ये नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपन को जन्म देता है। और साथ गर्व तो किसी भी काम को पूरा होने से मिलने वाले विनम्र संतुष्टि की भावना है। गर्व तो किसी भी काम को पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा विनम्रता उतनी ज्यादा होगी। यानी अहंकार क्या होता है, ईगो, यानी किसी भी चीज का क्या, इसलिए बार बार कहा जाता है घमंड नहीं, घमंड किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कभी जैसे उनके पास दौलत है उसका घमंड करते हैं, कभी वो मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और अलग अलग उनके अहंकार भी होते हैं। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं वो कभी भी अहंकारी नहीं होते हैं। आप अक्सर देखिए कि अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप जितने भी अपने अप्लायंस को जितने भी ऊपर आप चलते चले जाएंगे, उन लोगों के पास अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो लोग सदा ही जमीन से जुड़े हुए होते हैं। हमेशा उन्होंने छोटे से छोटा वक्त भी देखा और बड़े से बड़ा जे की वक्त भी उन्होंने देखा है। उन्होंने वो भी समय देखा है जब वो पैसे के बारे में सोचा करते थे, और उन्होंने वो भी देखा कि आज पैसा उनके पास में इतना है कि आज वे पैसे के बारे में सोचते हैं कि उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। लेकिन जो गर्व होता है ना, स्वाभिमान, जिसको स्वाभिमान बोलते हैं, वो कमाया जाता है। आज उन लोगों ने स्वाभिमान कमाया है। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट सजेशन सर हैं, राज मोहम्मद सर हैं, एंटायर जितने भी लीडरशिप हैं, आज उन्होंने वो स्वाभिमान कमाया है, तो वो अपने गुणों से कमाया है ना। वो उस सिस्टम में आकर के उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को उस तरीके से तैयार किया है। तो हमें कभी भी घमंड किसी भी चीज का नहीं करना, नाज नहीं करना किसी भी चीज का, क्योंकि कहते हैं ना घमंड भी किसी से करते हो, जो शरीर आपको दिया गया है ये भी आपका नहीं है, ये भी किराए का मकान है। ये भी एक किराए का मकान है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है,
जिस दिन ये पांचों तत्व धीरे धीरे अपने तत्वों को खींच लेंगे, उस दिन ये शरीर भी कुछ भी नहीं है। तो घमंड किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। जो आज है वो कल नहीं हो सकता है, और जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। तो किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान कमाया जाता है, और स्वाभिमान लोग बनाते हैं। कहते हैं ना कि आपको गर्व महसूस कब होता है, जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके अच्छे विचारों को वो अपने जीवन में उतारते हैं। तो ये आपको, आपने ये कमाया है, और कमाई हुई चीज का कभी भी नाज नहीं करना चाहिए। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बद दिमागी का एक बद दिमागी का एक किसी को हक नहीं है। मतलब किसी भी तरह का घमंड करने का हक नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन बद दिमागी नहीं होनी चाहिए। नहीं, कहते हैं ना कि आप मतलब आपके अंदर किस तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। और सर बार बार कहते हैं ना कि 3 चीजें इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं, शर्म, शंका और संकोच। और जो चौथी चीज आती है वो होती है हमारा गुस्सा। गुस्से को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है कि कभी भी किसी भी चीज का नाज नहीं करना चाहिए, संकोच और शर्म नहीं करना चाहिए। जो बात समझ में नहीं आती है कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। और कहते हैं ना, अच्छे काम के लिए कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, है ना। नेताओं को देखिए, अभी वो हाथ जोड़ करके सामने खड़े होंगे, लेकिन जैसे वो नेता बन जाते तो किसी को पहचानते भी नहीं है। तो ये इस तरह के भाव होते हैं, और ये कभी भी जीवन में हमारे नहीं होने चाहिए। और चलिए, आज का लेसन बस इतना सा ही है। और आई होप कि आज के लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा है कि जीवन में अगर बड़ा बनना है तो खजूर की तरह नहीं बनना है। जीवन में अगर बड़ा बनना है तो खजूर की तरह नहीं बनना है। खजूर क्या होता है, मतलब लंबा इतना होता है कि कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, और फल इतने छोटे होते हैं कि किसी की भूख को मिटाया नहीं जा सकता, और छाया कभी जीवन में मिल नहीं सकती है। तो हमें जब भी बनना है तो बेशक से आप बनिए आम के पेड़ की तरीके से, है ना, जिसका पेड़ भी छोटा होता है, फल इतना मीठा होता है कि सभी लोग उसको खा सकते हैं, और उसकी छाया में सभी लोग बैठ सकते हैं। तो जीवन में हमें अपनी अच्छी आदतों का निर्माण करना है, अच्छे व्यवहार के साथ में, उनके साथ में हमें उनका पालन करना है। और जीवन के अंदर देखिए, अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों साथ साथ चलती हैं, और हर एक इंसान के अंदर होती हैं। ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जो कमियों से भरा नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जिसके पास कमियां बहुत कम होती हैं। तो अपनी कमियों को हमें उजागर करना है, उसके उसको समझना है, उसको सीखना है, और उसको अच्छाइयों में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें सिस्टम मिला हुआ है, और हम सौभाग्यशाली कि हमें ऐसे गुरुओं का साथ मिला हुआ है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी बुक रीडिंग के अंदर हैं जहाँ पे ये सारी चीजें हम पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और ये सौभाग्यशाली और भी हमारा बढ़ जाता है जब हम और लोगों तक ये चीजें पहुंचाते हैं। कहते हैं ना कि जो आपके जीवन में है अच्छाइयां, उसको लोगों तक बांटिए, और जो आपके जीवन में कमियां हैं उसको समेट करके रखिए। अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए और कमियों को समेट करके रखिए, ताकि कमियां किसी के पास ना पहुंचे, अच्छाइयां घर घर, हर हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो हमारा जीवन ऑलरेडी सफल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, नंदलाल वर्मा जी, अखिलेश गोस्वामी जी, जयनारायण तिवारी जी, एंटायर टीम। और थैंक यू सो मच हमारे जेकी ग्रेड में सजेशंस, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग ऐसे परिवार का हिस्सा हैं, और हम लोग और भी सौभाग्यशाली बनेंगे जब और लोगों को भी इस परिवार में शामिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अखिलेश जी।